अम्मी जाके सो गईं और फिर मेरी बहन मेरे पास आई। मुझे कहा, यूसुफ, मुझे सब पता है कि अम्मी रोज-रोज बीमार क्यों हो जाती है। ये जुमला सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, किंजा, क्या कहना चाहती हो? जरा खुल के कहो। वो कहने लगी, भाई, और नहीं तो क्या, ये जो दवाइयाँ अम्मी को खिला रहे हैं, इस दवाई का मुझे पता है ये क्यों खाते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, ये अम्मी की हालत आपने की या किसी और ने? मेरी बहन अब मुझ पर शक करने लगी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। उसने कहा, भाई, मुझे सच सच बताएं, ये दवाई अम्मी को क्यों खिला रहे हैं? इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तुम हो या कोई और? फिर मैंने अपनी बहन को झूठ बोला। मैंने कहा, किंजा, मुझे नहीं पता ये दवाई किस चीज़ की है। अम्मी ने कहा तो मैं बस ले आया। तुम मुझे बताओ ये किस चीज़ की दवाई है? मेरी बहन कहने लगी, भाई, आप इतने भी बच्चे ना बने, आपको सब पता है। मैंने कहा, वाकई किंजा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे बताओ ये किस चीज़ की दवाई है? फिर उसने कहा कि ये दवाई उस पठान ने मुझे दी थी जब उसने पहली दफ़ा उसके साथ किया था। उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, इसीलिए तो ये दवाई खाते हैं उसकी तकलीफ दूर हो गई। अब माँ को भी शदीद यही तकलीफ हो रही थी। मुझे नहीं पता, तुम जाओ, जाके सो जाओ। मेरी बहन कहने लगी, मैं फ़िलहाल तो जाके सो जाती हूँ। अगर अम्मी की तबीयत के आप ही जिम्मेदार हो तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपने सोच लेना है। मैंने कहा, किंजा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा करूँगा, तुम सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, अपनी बहन के साथ तो कर लिया उस दिन, बाकी माँ के साथ नहीं कर सकते तुम? कर सकते हो, बस ये ध्यान करना कि मुझे पता न लगे। अगर मुझे पता चल गया कि तुम अम्मी के साथ ऐसा करते हो तो फिर जो तुम कराची सेटल होने के ख्वाब बना रहे हो उनको भूल ही जाना, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। मैंने कहा, किंजा, क्या मतलब? खुल के ज़रा बोलो। मैं अपनी बहन के दिल की बात जानना चाहता था कि वो किस हद तक जा सकती है। उसने कहा, भाई, आपके लिए अच्छा यही है कि आप अम्मी से दूर रहें। आप हमें अब्बा से दूर तो ले आए, लेकिन आप अम्मी से दूर रहें। अगर आप अम्मी के नज़दीक गए तो मैं फिर सबको बता दूंगी कि आपने अम्मी के साथ क्या किया है। और फिर जो दावेदार बने घूम रहे हैं ना ज़मीनों के, वो आपके ख्वाब तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। उसकी बात तो ठीक थी। अगर ये बात हमारे माशरे में पता चल जाती है तो मुझे तो ज़मीन तो क्या, कुछ और ही मिलता जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब मेरी बहन ने मुझे डराया था। अब मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि इसको किस तरह ठिकाने लगाऊं, क्योंकि उसने मुझे बहुत खुली धमकी दी थी और एक ना एक दिन मैं उसके हाथ तो लगने ही वाला था। और मुझे तसव्वुर भी डरा रहा था कि जिस दिन मेरी बहन को पता लगेगा, वो बाहर अम्मी को, चौधरी और दुनिया वालों को बता देगी तो मेरे साथ क्या होगा। अब यही सोचते सोचते मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मैं अपने बिस्तर पर सोया, सारी रात यही सोचता रहा कि मैं अपनी बहन के साथ क्या करूं। और फिर सुबह होते ही मैंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया। मेरा प्लान तो ये था कि मैं कराची सेटल होते ही अपनी बहन की शादी करवा दूंगा, जो भी हाथ आया, नशई से, जुआरी से या चाहे उस पठान से ही क्यों नहीं। अगर तो मेरी बहन ने शादी ना की तो मुझे अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मैं फिर उसे हमेशा के लिए ऊपर ही भेज दूंगा ये प्लान बनाकर। और फिर सुबह अजानों के बाद मैं भी सो गया। मेरी आंख लग गई हुई थी कि पता नहीं सुबह के 8 बज चुके थे और काशिफ आ गया मुझे उठाने। मुझे कहा, भाई, आप नाश्ता कर लें और फिर चलते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। शाम को चल के चौधरी से पैसे 1 करोड़ रुपया लेके आ जाएंगे और फिर हम कल कराची की तैयारी करते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है काशिफ, तुम जाओ नाश्ता करो, मैं अभी उठता हूँ। फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोया और फिर मैं आके अम्मी के साथ बैठ गया। और फिर मैंने अपनी अम्मी को सारी तफसीलात बताईं कि आज हमें इतना पैसा मिलने वाला है और मैं और काशिफ कराची चले जाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सा घर ढूंढ के आते हैं, उसको टोकन भी करवा दूंगा और फिर मैं आऊँगा, बकाया पैसे भी, और आप सबको लेकर हम कराची चले जाएंगे। और मैं अपनी अम्मी से ये बात कर रहा था कि अम्मी, कराची चल के मैं कारोबार क्या करूँ, क्योंकि अगर हमने कराची जाके कोई भी काम ना किया तो भले ये जितने भी पैसे थे एक ना एक दिन तो ख़त्म ही हो जाने थे, और ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं दे सकता था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ, ये ध्यान रखना कि कोई ना कोई काम तो तुम दोनों भाइयों को करना ही पड़ेगा, वरना ये सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में आया।
मैंने कहा अम्मी, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए उसका तजर्बा होना लाजमी है, और आप तो जानती हैं मैंने सारी ज़िंदगी दुकान ही चलाई है। तो हम ऐसा करते हैं कि कराची चल के कोई बहुत बड़ा सुपर स्टोर खोल लेते हैं, जिस तरह इम्तियाज़ का होता है या बिन हाशिम का होता है। हम वहाँ पे बहुत सारे लोग रख लेंगे और उसको हैंडल मैं ही करूँगा। वो बहुत अच्छा कारोबार है और उसका तजर्बा भी है। मैं काशिफ को भी अपने साथ सेट कर लूँगा। फिर अम्मी कहने लगी कि सुपर स्टोर खोलने में कितना खर्चा आएगा यूसुफ? मैंने कहा अम्मी, सुपर स्टोर खोलने के लिए तो जितना पैसा भी हो कम है, लेकिन ये है कि 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च होगा और हम एक अच्छा सा सुपर स्टोर खोलेंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या तू 5 करोड़ की एक परचून की दुकान खोलेगा? मैंने कहा अम्मी, वो परचून की दुकान नहीं होती, वो एक स्टोर होता है। जब वो चलना स्टार्ट होगा तो हम इतने पैसे तो 1 साल में ही निकाल लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चलो यूसुफ, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम वो काम कर लो, लेकिन नुकसान मत करना। मैंने कहा अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, बस मैं यही काम करूंगा। और फिर अम्मी ने कहा अपने छोटे भाई से भी मशवरा कर लो, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा बनता है। मैंने कहा ठीक है अम्मी। फिर मैंने अपने छोटे भाई काशिफ को बुलाया और मैंने अपना ये आइडिया उसके साथ शेयर किया। वो भी कहने लगा, हाँ हाँ भाई, ये बहुत अच्छा कारोबार है। कराची में इस काम की बहुत डिमांड है। जहाँ जहाँ पर भी सुपर स्टोर बने हुए हैं वहाँ पे तो रश ही खत्म नहीं होता। बिल आखिर पैसे आने से पहले ही हमने सोच लिया कि इस पैसे से क्या करना है। फिर मैंने कहा अम्मी, आज अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, ताकि शाम को चौधरी से मैं 1 करोड़ रुपया लेके आऊँगा तो हम उस बैंक में जमा करवा देंगे। मेरी अम्मी कहने लगीं कि चलो ठीक है, नाश्ता कर लो। फिर हम सब ने मिल के नाश्ता किया और फिर मैं बाइक निकाल के बाहर आ गया। हमारे गांव से शहर थोड़ा सा ही दूर था। हम दोनों भाई गए शहर, वहाँ पे हमने बैंक अकाउंट खुलवाया और फिर उनको बताया कि हमारे पास इतने पैसे आने वाले हैं, वो हम इसमें जमा कराएंगे। फिर उस बैंक के मैनेजर ने हम दोनों भाइयों की बहुत खिदमत की, चाय भी पिलाई, और जैसे ही पैसों के बारे में बताया कि मेरे हाथ 6-7 करोड़ आने वाले हैं, बैंक में बैठी हुई रिसेप्शन पे एक लड़की मुझे बहुत गौर से देख रही थी और वो मुझे आंखों से इशारे भी कर रही थी, यानी कि वो ग्रीन सिग्नल दे रही थी। शायद ये मेरे पैसों का असर था। फिर मैंने दिल में सोचा कि ये भी लाइन पे आ रही है, तो क्यों ना इसको भी लेके जाया जाए। फिर मैं आ गया, उस लड़की से मालूमात लेने लगा। मैंने कहा, मैडम आप इस बैंक में क्या काम करती हैं? उस लड़की का नाम रुखसाना था। उसने मुझे बताया कि वो जब बैंक से गाड़ियाँ लेते हैं ना लोन पे, वो गाड़ियाँ वही देती है। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे गाड़ी भी चाहिए होगी। जाहिर है, अगर मैं कराची में 4-5 करोड़ का सुपर स्टोर बना सकता हूँ तो मुझे गाड़ी तो लाजमी चाहिए होगी। फिर वो लड़की मुझे गाड़ियों का प्लान समझाने लगी कि सर फलां गाड़ी पे इतना डाउन पेमेंट है, इतनी माहाना किस्त है, और फिर बहुत सारी गाड़ियाँ देखने के बाद मैंने कहा, चलें ठीक है रुखसाना जी, आप अपना नंबर मुझे दे दें। उसने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पैसे आने में अभी टाइम है, मैं कराची जा रहा हूँ कल प्रॉपर्टी लेने, और फिर मैं वापसी पे आपसे मिलता हूँ। फिर वो लड़की कहने लगी, यूसुफ साहब मुझे ज़रूर मिलिएगा। फिर मैंने दिल में सोचा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भी मैं ज़रूर ही लूँगा। कि वो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत, उसका वजूद भी बहुत खूबसूरत था। और फिर मैं वापस उसी मैनेजर के पास आ गया। उसने कहा, यूसुफ साहब मुबारक हो, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, बस आप पेमेंट इसमें जमा करवा दीजिएगा। मैंने कहा, चलें ठीक है, शाम तक पेमेंट आएगी तो मैं आज शाम पेमेंट जमा करवा दूंगा। वो कहने लगा ठीक है, और फिर हम दोनों भाई बैंक से बाहर निकल आए। तब तक दोपहर भी हो गई थी। फिर मेरा छोटा भाई कहने लगा, भाई घर के लिए कुछ खाने का सामान ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं, आज बहुत थक गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है काशिफ, फिलहाल घर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, शाम को 5 बजे चौधरी के पास जाएंगे और वो पैसे ले आएंगे। मेरा भाई कहने लगा, चलो ठीक है भाई। हमने घर का कुछ ज़रूरी सामान लिया और फिर हम घर भी पहुंच गए। घर आके मैंने अम्मी को सारी तफसीलात बताईं कि बैंक में क्या क्या हुआ, बस अकाउंट खुल गया है, अब पैसे की देर है। फिर मेरी अम्मी मेरे भाई काशिफ को कहने लगी, काशिफ जो अभी कराची में तुम घर ढूंढ रहे हो वो कैसा है, अपने दोस्त को बोलो ज़रा हमें तस्वीरें तो भेजे मोबाइल पे। मेरे भाई ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे घर की तमाम तफसीलात पूछीं। वो घर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का था। वो घर 240 गज का 2 मंजिला घर था। तस्वीरें देख के हम सारे ही खुश हो गए, क्योंकि वो घर महल नुमा था। अंदर से टाइलें चमक रही थीं, उसका कलर भी न्यू हुआ था। हम गांव के रहने वाले लोग इतने आलीशान मकान में रहने के लिए तैयार थे। सब कह रहे थे,
मेरी बहनें भी मेरी अम्मी को यही कह रही थी, यूसुफ घर बहुत अच्छा है, जाके तुम थोड़े से पैसे कम करवा के ये डन कर लो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है काशिफ, तुम उन दोस्तों को बोल दो कि हम कल यहाँ से रवाना होंगे, परसों हम आ जाएंगे। ये घर किसी को सेल न करें, ये हम ही खरीदेंगे। फिर मेरा भाई अपने दोस्त को कहने लगा, ये घर हमारे लिए रोक के रखो 2-3 दिन। और फिर बातों ही बातों में शाम के 5:30 भी बज गए। फिर मैंने कहा काशिफ चलो चौधरी साहब के पास चलते हैं। फिर हम दोनों भाई चौधरी के डेरे पर पहुंच गए। डेरे पर गए तो चौधरी वहां पे मौजूद नहीं था। उसका वही मुलाजिम मेरे लिए पानी लाया और कहा बैठ जाओ, चौधरी बस आने ही वाला है। और फिर हम दोनों भाई बैठ के चौधरी का इंतज़ार करने लगे। 15-20 मिनट के बाद चौधरी भी आ गया और उसने एक बैग हाथों में लिया हुआ था। बैग को देखकर मैं समझ गया कि इसमें पैसे ही होंगे। चौधरी हमारे पास आया और मुझे कहा, यूसुफ तुम्हारी अम्मी कहाँ है, उसको नहीं लाए? मैंने कहा नहीं चौधरी साहब, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर वो कहने लगा कि अस्पताल ले जाते मेरी फ़ोन पर बात करवा देते डॉक्टर से। मैंने कहा हाँ चौधरी साहब, बस अभी जाऊंगा तो अम्मी की दवाई लूँगा। फिर वो चौधरी ने मुझे 1 करोड़ रुपए का बैग दे दिया। कहा ये गिन लो और हाँ, शाम को अब्बू को जाके बता देना कि ज़मीन तुम लोगों ने मुझे बेच दी है। और अब्बू को ये भी बोल देना कि कल या परसों चल के पटवारी के पास ज़मीन मेरे नाम पर लगा दे। मैंने कहा चलें ठीक है चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, हम यहाँ से सीधा अब्बू के पास ही जाएंगे और 2-3 दिन के अंदर आपके नाम लगवा देंगे। और फिर मैंने पूछा, चौधरी साहब बकाया पैसे कब तक मिल जाएंगे? फिर वो चौधरी कहने लगा कि 5-6 दिन में बकाया पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। और फिर हम वो 1 करोड़ रुपया लेकर डेरे से निकले तो चौधरी कहने लगा कि याद से अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना और अगली किस्त जब तुम लेने आओगे तो अम्मी को साथ लेकर ज़रूर आना, क्योंकि ज़रूरी लिखत पढ़त करनी है और तुम लोगों से अंगूठे भी लगवाने हैं। मैं समझ गया था कि चौधरी मेरी अम्मी को क्यों बुलाना चाह रहा है। मैंने कहा चलें ठीक है चौधरी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, हम तीनों आ जाएंगे। और वो 1 करोड़ रुपए लेकर सीधा घर आ गए। इतनी ज्यादा रकम देखकर मेरी बहनों और मेरी अम्मी की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। अब घर आते हुए रात के 7 भी बज चुके थे। मैंने कहा अम्मी, इतनी बड़ी रकम घर में रखना अच्छी बात नहीं, हम इस बैंक के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और आज ही हमारे खाते में जमा करवा देते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी नहीं नहीं यूसुफ, किसी को क्या पता कि हमारे घर पे इतने ज़्यादा पैसे हैं, बस तुम ये पैसे रख दो, सुबह जाके अपने हाथों से अपने अकाउंट में जमा करवा देना। मैंने कहा चलो ठीक है अम्मी। फिर मैंने पैसों से भरा बैग अपनी अम्मी को दिया और मैंने कहा ये संभाल के रखो, हम दोनों भाई अब्बू से मिलकर आ रहे हैं। चौधरी ने कहा कि आज अब्बू को जाकर लाजमी मिलना है। मेरी अम्मी कहने लगी चलो ठीक है, तुम अब्बू को मिलाओ, तब तक हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। फिर हम वहाँ से सीधा अब्बू के घर आए। घर आते रात भी हो गई। हमने आके घर का दरवाज़ा बजाया तो रज्जो बाहर आई। मैंने देखा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने कहा मेरा अब्बू कहाँ है, उसको बाहर भेजो। फिर मेरा अब्बू आया। मैंने कहा अब्बू, आपने रज्जो को पक्का पक्का अपने साथ ही रख लिया? मेरा अब्बू कहने लगा हाँ, कल या परसों मैं इससे निकाह कर रहा हूँ, तुम लोग तो मुझे छोड़ गए हो, मैंने अपनी ज़िंदगी आगे भी तो जीनी है। मैंने कहा चलें ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो करें, हम तो आपका चौधरी साहब का पैगाम देने आई थे। फिर वो कहने लगे कि क्या? हाँ बताओ। मैंने कहा वो जो ज़मीनें जितनी भी बनती हैं वो कल जाके आपने चौधरी साहब के नाम लगवानी है, हमने वो सारी ज़मीनें चौधरी को बेचनी है और हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। फिर मेरा अब्बू कहने लगा चलो ठीक है, मैं वो जाके लगवा दूंगा, लेकिन तुम दोनों से एक गुजारिश है कि मैं जो शादी करना चाहता हूँ तुम दोनों मेरे निकाह में ज़रूर शिरकत करना। तुम्हारी माँ से तो अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम दोनों अगर आ जाओगे तो मेरा थोड़ा भरम रह जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है अब्बू, फिक्र न करें। फिर अब्बू कहने लगा कि परसों शाम को। मैंने कहा अब्बू परसों तो हम यहाँ पे नहीं होंगे, हम कराची जा रहे हैं ज़रूरी किसी काम से, हम 2-3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।